हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद एटू पर। और जैसे हमने कल पढ़ा था, ठीक, आज उसी के साथ आगे हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कल के टॉपिक जैसे तुमने पढ़े थे उन्हें अगर रिवाइज़ किया हो ठीक से, ठीक है, तो स्टार्ट किया था हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन से। ठीक है, वो तुम्हारा पहले ही चैप्टर है, उस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हमने पुष्प के बारे में पढ़ा था, पुष्प हमने देखा भी था। ठीक है, तो पुष्प का अगर देखें तो पुष्प में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होते हैं उसके भाग, दो भाग होते हैं। एक होते हैं सहायक जनन अंग होते हैं, ठीक है, एक प्राथमिक जनन अंग होते हैं। सहायक जनन अंग में जाएं अगर हम, तो सहायक जनन अंग में दल और बाह्य दल होते हैं। ठीक है, पुष्प का जो खूबसूरत सुंदर भाग होता है, आकर्षक भाग होता है, वो होता है दल, और जो उन दलों को रोकने का काम करता है वो होते हैं बाह्य दल। ठीक है, फिर प्राथमिक जनन अंग में अगर जाएं तो प्राथमिक जनन अंग दो होते हैं, जयांग और पुमांग। बहुत ज़्यादा ज़रूरी अंग हैं जनन करने के लिए। ठीक है, और फूलों में जहाँ जनन होता है, जिस स्थान पर जनन होता है वो फूल ही होता है, पुष्प ही होता है। ठीक है, तो जो जयांग होता है वो मादा लैंगिक अंग होता है, और जो पुमांग होता है वो नर लैंगिक अंग होता है। जो जयांग होती है उसकी एक इकाई को हम स्त्री केसर और पुमांग की एक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ये पुष्प के बारे में। ठीक है, फिर अगर पुष्प में अगर दूसरी और चीज़ें देखें, ठीक है, पुष्प को एक बार और बनाएं। ठीक, अगर तुम किताब में जैसे क्वेश्चंस बनाने के लिए आए तो बनाने के लिए ही आप ये वाले डायग्राम बनाएंगे जो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा आसान है। ठीक, इसके बाद जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा, इसका क्या नाम था, इसको कहते हैं हम वर्ती वर्तिकाग्र। ठीक, ये वाला हिस्सा था, इसे कहते हैं हम वर्तिका, और ये नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ भाग कहलाता है अंडाशय। ठीक है, इसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसे कहते हैं हम पुष्पासन। इनके बारे में आगे और चीज़ें आएंगी, पुष्पासन क्या है पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी हैं ये चीज़ें भी। ठीक, फिर इसी में अगर ये नीचे कुछ चीज़ें हम अगर इसमें जोड़ दें, ठीक, बस दो ही जोड़ रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है इसका, ये कहलाता है हमारा परागकोश। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है पुतंतु, और जहाँ पर ये जुड़ा हुआ है उसे कहते हैं हम योजी। ठीक है, और ये तीनों हिस्से मिलकर कहलाते हैं पुंकेसर नर जनन भाग। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। अब चीज़ें थोड़ा सा और इसमें जाएं अगर हम, तो ये जो अंदर है इसका अगर हम अंदर डायग्राम भी बनाएंगे और आगे भी डायग्राम आएगा। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम बीजांड। आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, ये कहलाता है बीजांड। ठीक है, और बीजांड के अंदर ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है भ्रूण कोश। ठीक है, तो भ्रूण कोश किसे कहते हैं, बीजांड क्या होता है, लघु बीजाणु जनन क्या है, लघु बीजाणु धानी क्या है। लघु बीजाणु धानी पहले भी पन में पढ़ी है, तो वही इनके बारे में सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी। ठीक है, तो जो हमारा वो लघु बीजाणु धानी थी, ठीक है, उसकी 4 परतें थी, 4 परत भी हमने पढ़ ली थी। ठीक है, सभी के बारे में ठीक से पढ़ लिया था। इसके बाद टेपिटम तक हम पहुंच गए थे। तो टेपिटम जो होता है वो लघु बीजाणुधानी की आखिरी, लघु बीजाणुधानी में भी जो अधोस्तर होता है उसकी आखिरी परत होती है। और ये काम कहाँ करती है इसको समझेंगे, देखो ठीक से। ठीक है, तो अब कल हमने जो डायग्राम देखा था उसी डायग्राम को मैं एक बार और बना रहा हूँ। कुछ इस तरह से था वो, और इस तरह में जो इसकी आखिरी वाली परत थी उसका नाम था, ये वाली परत थी टेपिटम। ठीक है, इसे कहते हैं टेपिटम, और यहीं पर ही ये टेपिटम, यहाँ पर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे परागकण होते हैं। वो परागकण इसी टेपिटम के द्वारा बनते हैं। ये टेपिटम ही इन्हीं बनाने का काम करता है। इन परागकणों को खाना पीना पोषण जो मिलता है वो टेपिटम से ही मिलता है। ठीक है, तो टेपिटम का ये कार्य है। इसी कार्य को अगर आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ आ जाएं।
तो यहाँ तक हमने कर लिया था। इसके बाद आ जाओ यहाँ, ठीक है, टेपिटम के कार्य। तो टेपिटम का मुख्य कार्य होता है जो बीजाणु जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी जो पराग कण होते हैं, उनको पोषण प्रदान करना, ठीक है। हार्मोन को निकालना, हार्मोन स्रावित करना भी टेपिटम का काम होता है। और यह पराग कणों में पोलन कीट आवरण का निर्माण करता है। पोलन कीट आवरण क्या है, जैसे मान लो अगर हम आगे बता दूंगा, ठीक है, आगे आने वाला वही टॉपिक आने वाला है। जो पराग कण होता है, पराग कण का जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है जो पराग कणों को सुरक्षा देता है, उसे कहते हैं पोलन कीट आवरण, ठीक है। ठीक, फिर इसके बाद अगर हम आगे जाएं, ठीक है, आगे देखो ये आ गया जो हमारा हिस्सा हमने पढ़ा था लघु बीजाणु धानी। लघु बीजाणु धानी के दो भाग थे, ठीक है, उसमें है बीजाणु जनन ऊतक, दूसरा वाला भाग। तो पराग कोश में भित्ति द्वारा बंद कोशिकाओं के समूह को बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं, ठीक है। जो उनमें बंद रहता है उसे बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। यह ऊतक बाद में पराग मात्र कोशिकाएं, यानी जो पराग कणों की माँ होती हैं, मात्र कोशिकाएं होती हैं, उनका कार्य करता है, ठीक है। और जो अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु बनाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं, ठीक है। लघु बीजाणु धानी में लघु बीजाणु बनना ही लघु बीजाणु जनन कहलाता है, ठीक है। और यह हिस्सा बीजाणु जनन ऊतक में जाकर पूरा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसा मैं तुमसे बता ही रहा था, आगे हम पढ़ने वाले हैं पराग कण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पराग कण, ठीक है। पराग कण या इसे कहते हैं लघु बीजाणु की संरचना। इसकी संरचना हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी संरचना पढ़ने से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ठीक है, जो पराग कण होते हैं वो गोल होते हैं, और गोल के साथ साथ उनमें एक परत होती है बाहर वाली, ठीक है। ये बाहर की परत है, इसमें ये पूरा डार्क होता है, ठीक है। ये पूरा बाहर की जो परत है इसकी, ये पूरी डार्क होती है। ये इसकी बाहर की परत है जिसका नाम है बाह्य चोल। ठीक है, ये बाहर की परत है, इसका नाम है बाह्य चोल। ठीक, ये वाला जो हिस्सा है इसे कहते हैं हम बाह्य चोल, इंग्लिश में एक्साइन कहते हैं। और जो अंदर वाली इसकी परत थी उसे कहते हैं हम अंतः चोल, इंटाइन, ठीक है। बाहर वाली परत को बाह्य चोल, अंदर वाली परत को अंतः चोल, एक्साइन, इंटाइन। इसके बाद इसका ये हिस्सा होता है, इसे कहते हैं रिक्तिका, रिक्तिका, ठीक है। इसमें एक परत इस तरह से होती है, ये जो इसके हिस्से हैं ये टूटे हुए, इन्हें कहते हैं हम, इनका नाम होता है
ठीक है, ये जो हिस्सा है इन्हें कहते हैं जनन छिद्र, ये कहलाते हैं जनन छिद्र। और इसमें नीचे की तरफ ये हिस्सा, इसे कहते हैं केंद्रक। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, उसी को हम पढ़ने वाले हैं। ये पूरा जो है ये क्या है, एक पराग कण है, पराग कण। ठीक है, जब हम इसमें लैब में जाएंगे, प्रयोग करेंगे, तो इसको हम सूक्ष्मदर्शी में भी देखेंगे। ठीक है, बहुत छोटा होता है ये, अब हमने जूम करके बड़ा करके बना लिया है। तो इसका जो बाहर वाली परत है बाह्य चोल, अंदर वाली परत है अंतः चोल, और इसमें जो ये खुले हुए स्थान है जनन छिद्र, और जो बीच में केंद्रक और ये रिक्तिका। ठीक है, इसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें परागकण और लघु बीजाणु की संरचना बनाने के लिए आती है, तो ये डायग्राम बनाएंगे, और लिखने के लिए आएगा तो ये लिखेंगे। ठीक है, तो परागकण नर युग्मकोद्भिद, नर में पाया जाता है, पराग कोश से निकलता है नर में। नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका अवस्था होती है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक कोशिका का होता है, उसमें एक केंद्रक होता है, और वो अगुणित होता है एवं गोल संरचना होती है। ठीक है, अगुणित का मतलब होता है, देखो अगर जैसे नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिले और युग्मनज बनाया, तो वो प्रक्रिया कहलाएगी द्विगुणित। ठीक है, वो द्विगुणित होगा। और अगर एक ही है जैसे नर युग्मक या मादा युग्मक, वो होते हैं अगुणित। ठीक है, गोल संरचना है। इसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है, हमने देखी अभी। एक स्तर इसमें बाह्य चोल है, एक स्तर इसमें अंतः चोल है, तो दो स्तर हैं, तो दो स्तरीय होती है। अलग अलग प्रजातियों में इसका आकार अलग अलग होता है। जैसे कुछ हमने पॉइंट लिख लिए हैं। सबसे छोटे आकार का जो परागकण होता है मायोसोटिस एलपेस्टिस, ये 10 माइक्रोमीटर का होता है। और सबसे बड़ा आकार होता है मीरेबिलिस जलापा, मीरेबिलिस जलापा, और इसका आकार 200 माइक्रोमीटर का होता है। मीरेबिलिस जलापा जो पौधा है उसे हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं। पहला चैप्टर तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया गया, उसमें ये सारी चीज़ें थी। ठीक है, और परागकण के जो होते हैं वो दो आवरण होते हैं, हमने देख ही लिए, बाह्य चोल और अंतः चोल। अगर उन आवरणों को हम पढ़ें, ठीक है, उन आवरणों को हमने पढ़े, चित्र में हमने देख ही लिए हैं। ठीक है, चित्र में अगर देख लिया है हमने, तो एक होता है बाह्य आवरण, जिसको हम कह सकते हैं बाह्य चोल, एक्साइन। यह मोटा होता है, बाह्य आवरण जो होता है मोटा होता है, दृढ़ होता है यानी मजबूत होता है, और खुरदरा, हमने देखा है चारों तरफ से वो खुरदरा था, खुरदरा होता है। यह विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन, ये क्वेश्चन तुम्हारा नीट में भी पूछा हुआ है कि जो परागकण होता है उसका बाह्य चोल किस पदार्थ को स्रावित करता है, या किस पदार्थ, जो पदार्थ होता है उसमें वो किस पदार्थ का बना होता है, तो किसका, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण के प्रतिरोधक क्षमता, परागकण में प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। प्रतिरोधक क्षमता के बारे में तुमने पढ़ा होगा, यानी हाँ ऐसे हम कह सकते हैं, वैसे आगे भी पढ़ेंगे हम, जो शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है उसे कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, तो पौधों में भी वही होती है, और पौधों के परागकणों को जो वो क्षमता देता है वो स्पोरोपोलेनिन देता है। और स्पोरोपोलेनिन परागकण की बाह्य परत यानी बाह्य चोल में पाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद आती है अंतः चोल। तो अंतः चोल यह पतला, एक चीज़ रह गई, जो प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है, जिससे परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। परागकण अपने आप लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे प्रतिरोधक क्षमता की वजह से, स्पोरोपोलेनिन की वजह से। परागकणों को सुरक्षित रखा भी जा सकता है। ठीक है, पोलन बैंक में आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो अंतः चोल यह पतला, मृदु एवं कोमल झिल्ली जैसा होता है, मुलायम होता है, पतला होता है, और कोमल झिल्ली जैसा होता है, यानी बिल्कुल मुलायम होगा जो अंदर का परत है। यह परागकण के जीव द्रव्य को ढके रहता है, और ये काय का बना होगा, पेक्टोसेल्यूलोज। तो क्वेश्चन अगर मानो आए कि अंतः चोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और अंतः चोल पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, और बाह्य चोल स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। ठीक है, अंतः चोल आवरण में कुछ छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें जनन छिद्र कहते हैं, हमने डायग्राम में भी देखे हैं, जनन छिद्र कहते हैं। और देखो यहाँ पर है, जैसे द्विबीजपत्री परागकण होते हैं जिनमें 3 जनन छिद्र होते हैं, और एक बीजपत्री परागकण होते हैं जिनमें एक जनन छिद्र पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें दो वर्ड्स आए, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, तो इनके बारे में भी समझ लेते हैं। तो जैसे तुमने कुछ
फल भी देखे होंगे। फल में जैसे देखा होगा चना, ठीक, चने का आकार कुछ इस तरह का होता है। तो अगर जैसे चने को बीच में से तोड़ें और निशान नहीं आए तो यह है द्विबीजपत्री, इसके दो बीज हैं, ठीक। अगर देखें हम चावल, ठीक है, चावल देखें, चरई देखें, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मानो ये चावल है, बीच में कोई निशान नहीं होता इसके, ठीक है, तो ये होते हैं एक बीजपत्री। हम ये तो रहा बीजों से हमने पता किया, पत्तियों से भी हम पता कर लेते हैं। जैसे अगर मान लो कुछ पौधों की पत्तियां तुमने देखी हो तो वो इस तरह की होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की होती हैं वो। तो अगर इसको बीच में से देखें तो बीच में एक निशान आता है, अगर बीच में से हम फाड़ें तो दो भागों में बटेंगी, तो यह है द्विबीजपत्री, दो हिस्सों में बटी हुई द्विबीजपत्री। और अगर घास वगैरह देखी हो तुमने तो घास में कुछ नहीं होता, इस तरह से होती हैं वो, ठीक है, अगर बीच में से फाड़ें तो बराबर हिस्सों में फटेगी भी नहीं वो, ठीक, तो वो होती है एक बीजपत्री। तो अगर द्विबीजपत्री परागकण है तो उनमें 3 जनन छिद्र होंगे, एक बीजपत्री परागकण है तो उसमें 1 जनन छिद्र होगा, ठीक है। इसके बाद जाएं हम, देखो कुछ पॉइंट हैं, जैसे परागकण जो हमने पढ़े हैं, उन परागकणों से बहुत सारे प्रोडक्ट उत्पाद बनाए जाते हैं, जिनसे दवाइयाँ भी बनती हैं, ठीक है, कॉस्मेटिक उत्पाद भी बनते हैं, खाने पीने में भी यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वही हैं ये परागकण उत्पाद। तो परागकण में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं और उन पोषक तत्वों में असंतृप्त वसा पाई जाती है, ठीक है, तुमने केमिस्ट्री में पढ़े होंगे संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा। तो परागकणों में असंतृप्त वसा पाई जाती है, ठीक है। असंतृप्त वसा सूर्य की परावैंगनी किरणों से इन्हें सुरक्षा देती है। सूर्य की परावैंगनी किरणें मनुष्यों को भी नुकसान देता है, उसके लिए हम सनस्क्रीन लगाते हैं, तो सनस्क्रीन में परागकण मिले होते हैं, ठीक है, तो उत्पाद बन गया। तो इन्हीं संतृप्त वसाओं के कारण परागकणों को क्रीमों, इमल्सनों, कॉस्मेटिक आदि में त्वचा को मुलायम सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो कोल्ड क्रीम वगैरह आती हैं उनमें भी परागकणों को मिलाया जाता है। और जो पश्चिमी देश हैं वहाँ पर इसका भोज्य पदार्थ के रूप में भी प्रयोग करते हैं, यानी खाने पीने के पदार्थ में। जैसे जो दौड़ लगाने वाले घोड़े होते हैं या जो एथलीट होते हैं उनको खिलाए जाते हैं, कैप्सूल खिलाए जाते हैं ताकि उनकी कार्य कुशलता बढ़ जाए, दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है परागकणों का जीवन काल। ठीक है, तो परागकणों का जीवन काल यानी जो परागकण होते हैं वो अपने आप तो कुछ टाइम बाद मर जाते हैं, ठीक है, तो परागकण का टाइम टेबल होता है जब वो ख़त्म होते हैं, ठीक है, तो उसी टाइम टेबल को जीवन काल कहते हैं। तो वह समय काल जिसमें परागकण कार्यरत रहता है, जिसमें वो काम कर सकता है, जिंदा रहता है, कार्यरत रहता है, उसे परागकण जीवन काल कहते हैं, ठीक है। यह तापमान, परागकण का जीवन काल किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर, आर्द्रता पर और अनुवांशिक क्षमता पर। यानी जैसे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, आर्द्रता ज़्यादा है या कम है तो उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं, ठीक है, या वो किस प्रजाति के हैं, उनकी अनुवांशिक क्षमता कैसी है, उसकी वजह से ख़राब हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अनाजों की अगर बात करें हम, ठीक है, गेहूँ चावल वगैरह, तो उनका जो परागकणों का जीवन काल होता है 30 मिनट का। जीवन काल का मतलब यह है जैसे मान लो पराग कोश से परागकण उत्पन्न हुए और उत्पन्न होने के अगर 30 मिनट के भीतर भीतर दूसरे फूल की बढ़ती काग्र पर पहुंच गए, यानी परागण की प्रक्रिया पूरी कर ली तो ठीक। अगर 30 मिनट के बाद गए वो किसी वजह से लेट हुए, ज़्यादा नहीं पहुंच पाए, तो वहाँ पर वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है, ख़राब हो जाएंगे, तो उसी भीतर के टाइम को जीवन काल, परागकणों का जीवन काल कहते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जैसे रोजेसी कुल होता है एक, तुमने कुल पढ़े होंगे 11th में, रोजेसी कुल होता है जिसमें गुलाब आता है, लेग्यूमिनेसी कुल होता है जिसमें मटर आता है, सोलेनेसी कुल होता है जिसमें आलू आते हैं, ठीक है, यानी गुलाब, मटर, आलू वंश के जितने भी सदस्य होते हैं इनमें कई महीनों तक का जीवन काल होता है। यानी जैसे मानो परागकण निकले और 1 महीने बाद भी पहुँचे तो आराम से परागण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, दूसरा फूल या पौधा बन जाएगा आराम से, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नीट में भी ये पूछा हुआ है। हमने एक एक्सरसाइज भी तैयार की है, हम पढ़ेंगे उसे अभी, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जैसे परागकण है तो परागकणों को क्रायो संरक्षण द्वारा, क्रायो संरक्षण मतलब उसे सुरक्षा देना चाह रहे हैं, समझ में आ रही होगी बात ये, ठीक है। क्रायो संरक्षण द्वारा द्रवित नाइट्रोजन में, यानी नाइट्रोजन जो होनी चाहिए वो द्रव फॉर्म में होनी चाहिए,
ठीक है, द्रवित नाइट्रोजन में -196 डिग्री सी तापमान, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सी तापमान में सुरक्षित रखा जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है। जैसे मान लो हमने अभी पढ़ा कि अनाजों का 30 मिनट का होता है, हमने कुछ कुल पढ़े उनका कुछ महीनों का होता है। अगर यही हमें बहुत टाइम के लिए सुरक्षित रखने हैं, हमने परागकण रख लिए और साल 2 साल 5 साल बाद उनको यूज़ करना चाह रहे हैं कि परागण की प्रक्रिया में प्रयोग होंगे या नहीं होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको द्रवित नाइट्रोजन में और -196 डिग्री सी तापमान में रखना होगा। और ये रखना भी ऐसे नहीं कि कहीं भी रख दिया, इसे रखने के लिए भी कहाँ रखेंगे हम, पराग बैंक, पोलन बैंक में रखा जा सकता है। जैसे तुमने कुछ नाम सुने होंगे, जैसे मान लो ब्लड बैंक, ब्लड बैंक में ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है, अगर उसकी ज़रूरत टाइम पर पड़ी, जिस भी टाइम पड़ी हमने ले लिया, यूज़ कर लिया। ऐसे ही पराग कणों को सुरक्षित रखा जा सकता है, कहाँ पर, पराग बैंक में, पोलन बैंक में सुरक्षित रखा जा सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। इसी के देखते हुए जैसे जो हमने नर पुष्प पढ़ा था, नर पुष्प पूरा हो गया है। ठीक है, तो नर पुष्प में अगर एक बार दोबारा से रिवाइज करें तो पराग कोश के अंदर पराग कण को पढ़ लिया, पराग कोश में जो लघु बीजाणुधानी पढ़ रही थी वो पढ़ लिया। ठीक है, अब उससे संबंधित कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस के जवाब दोगे तुम। ठीक है, इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो जैसे कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। ऑप्शंस में अगर जाएं तो देखो जैसे कुछ सने मैंने डाल दी हैं। ठीक है, जैसे 2019 में पूछा हुआ है यूपी बोर्ड में, 2023 में, 2020 में, ये नीट में पूछे हुए हैं 2017 में और उसी अगले वर्ष 2018 में। ठीक है, तो जैसे अगर पहले क्वेश्चन में जाएं तो आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर है, तो पुंकेसर अभी हमने पढ़ा है। जैसे पुंकेसर और स्त्री केसर, दो तरह के पुष्प होते हैं। ठीक है, तो पुंकेसर क्या होता है, नर में पाया जाता है जिसे पुमंग भी कहते हैं, और स्त्री केसर मादा में पाया जाता है जिसे जयांग भी कहते हैं। तो बस यही बताना है। तो पुंकेसर है, तो पुंकेसर है तो क्या हो जाएगा, नर जनन अंग। ठीक है, पुंकेसर नर जनन अंग, पुमांग आ जाए तो भी नर जनन अंग। और अगर क्वेश्चन आता कि आवृत बीजी पौधों में स्त्री केसर है तो वो होगा मादा जनन अंग। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी पूछा हुआ, ऑप्शंस भी आया है। फिर इसके बाद है एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है, जैसा भी पीछे हमने पढ़ा भी, एक बार और देख लो। इस तरह से बना था, ये होती है परागकोश। परागकोश में 2 पालियाँ होती हैं। ठीक है, और 2 पालियों में हर एक पाली में 2 कोष्ठक जिन्हें हम परागधानी या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। तो कितनी परागधानी हो जाएंगी इसमें, 4 लघु बीजाणुधानी या परागधानी हो जाएंगी। ठीक है, इसका जवाब ये हो गया। फिर इसके बाद दिया हुआ है परागकोश का सबसे भीतरी स्तर, भीतरी मतलब सबसे अंदर वाला, और सबसे अंदर वाले का नाम भी इन्होंने दे दिया, क्या नाम होता है, टेपिटम। तो टेपिटम का कार्य पूछा, उसका कार्य क्या होता है, काम क्या होता है। तो अगर इसकी पहली परत हमने देखी थी तो उसका काम सुरक्षा करना, यांत्रिकी किसी और का, स्फुटन किसी और का, सबका अलग अलग काम होता है। लेकिन जो टेपिटम होता है इसका मुख्य काम क्या होता है, जो पराग कण होते हैं उनको पोषण देना, उनको खाना पीना देना, तो उनको पोषण देना हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 सवाल देखो, दोनों सवाल सेम है ये, लेकिन जैसे अगर देखें तो अलग अलग सालों में जैसे ही पूछे हुए हैं, तो अलग अलग सालों की वजह से सेम ही क्वेश्चन को घुमा कर दिया है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे देखो पराग कणों को संरक्षित रखा जा सकता है, तो पराग कणों को संरक्षित कहाँ रखते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है यही, पराग कणों को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है। तो एक ही सवाल था, उसी को 2 बार दे दिया। ठीक है, तो पराग कणों को संरक्षित कहाँ रखते हैं हम, कहाँ रखते हैं, द्रवित नाइट्रोजन में। अभी पढ़ा है हमने, जो नाइट्रोजन होनी चाहिए, और नाइट्रोजन भी किस अवस्था में होनी चाहिए, द्रव अवस्था में होनी चाहिए। और इसके लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सी। ठीक है, तो अगले सवाल का जवाब ये, परागकण को किस तापमान पर संरक्षित किया जाता है, तो -196 डिग्री सी तापमान पर संरक्षित किया जाता है, द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सी तापमान पर। और कहाँ रखते हैं हम परागकणों को, सुरक्षित रखते हैं पराग बैंक में। ठीक है, ऑप्शन के बाद देखो थ्योरी के क्वेश्चन कुछ ये हैं, जैसे तुम्हारे ये सब यूपी बोर्ड में पूछे हुए हैं। ठीक है, ये सारे पूछे हुए हैं, जैसे 2022 में, 23 में, 2010-22 में, ये काफ़ी सारी सनों में सारे के सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, जैसे लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, हमने पढ़ा है लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी यानी अंदर वाली परत को क्या कहते हैं, टेपिटम, ऑप्शन भी था इसका। ठीक है,
फिर इसके बाद है टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका कार्य लिखो। तो टेपिटम लघु बीजाणुधानी में आखिरी परत होती है, टेपिटम लघु बीजाणुधानी में उपस्थित होता है। ठीक है, इसका काम हमने पढ़ चुके हैं, जो पराग कण होते हैं उन्हें पोषण देना इसका काम होता है। ठीक है, और फिर आगे देखें पराग कोष। पराग कोष अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 में, 15, 17, 18, 19, 23 काफ़ी सारी सनों में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पराग कोष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पराग कोष की संरचना इस तरह से हमने बनाई भी थी पहले। ठीक है, पराग कोष बनाया था, तंतु आया था, योजी आया था। ठीक, ऐसे ही परागण, पराग कण क्या है, चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। पराग कण हमने बनाया था, वो गोल होता है, उसकी बाहर परत जो होती है वो दृढ़ मजबूत होती है। ठीक है, अंदर की परत मुलायम होती है, उसमें केंद्रक होता है, जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, वो सारे हम इसमें बनाएंगे हम। फिर इसके बाद है आवृतबीजी पुष्पों की संरचना का वर्णन कीजिए। तो आवृतबीजी पुष्प बनाना है, जो सबसे पहले हमने पुष्प के बारे में पढ़ा, उसमें 2 सहायक जननांग और प्राथमिक जननांग होते हैं। ठीक है, वो सब चीज़ें इसमें बनानी है। फिर है लघु बीजाणुधानी की संरचना बनाकर वर्णन कीजिए। लघु बीजाणुधानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लघु बीजाणुधानी के बारे में इसमें बनाना था, लघु बीजाणुधानी की जो परतें थी उनके बारे में इनमें बनाना था। ठीक है, इसके बाद ये पूरा हो गया है। ठीक है, अब जैसे ये पूरा हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इसी की तरह, मतलब ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। ठीक है।